on the same side, these things you can anyone can help to understand the structure of nature, how the nature has organized all the things very well, किस तरीके से किया है कि इंसान उस चीज को सोच भी नहीं सकता है। इंसान जरा सा कुछ भी चीज को एक ऑर्गेनाइज कर लेता है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझने लगता है कि मतलब हर चीज किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल एक टाइम टू टाइम सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, फला चीज है। किसी का घर होता है तो किसी का घर देख देंगे कि भाई बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, किसी का ऑफिस है तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो इंसान अशरफुल मखलूक होने के बाद जो सबसे ज्यादा माना जाता है कि बहुत ज्यादा काबिल है, सारी जितनी भी मखलूक हैं पूरी दुनिया में, उससे भी ज्यादा माना जाता है ये सबसे ज्यादा काबिल है। उसके बावजूद अगर हम दूसरी तरफ देखें कि नेचर ने किस तरीके से इन सब चीजों के हमारी सोच से भी ऊपर इनको बना के रखा हुआ है। और सबसे कमाल की बात है कि हम दिन पे दिन पढ़ते चले जा रहे हैं और उसके बाद चीजें और ज्यादा आपके डिटेल्स होती चली जा रही हैं। आज से 100 200 250 साल पहले किसी को नहीं पता था कि सेल भी कोई चीज होती है। आपने भी अभी जब सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तब भी आपने सुना कि किसी को नहीं पता कि क्या है, बस है कुछ होगा, ये भी नहीं पता है कि कुछ होगा। एक किसी ने कॉर्क लगाना शुरू कर दिया कैप्स में दवाओं की, या फिर आपके जो और म्यूजियम के जो भी बॉटल्स थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो इसमें ऐसा क्यों लगा हुआ है। और उसमें आपने खुद ही देखा कि रॉबर्ट का रॉबर्ट हुक का क्या जो है एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने उसको स्लाइस करके और उसमें देखना शुरू किया एंड फर्स्टली ही फाउंड ओनली द कॉम लाइक स्ट्रक्चर। बाकी उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। दैट मे बी बिकॉज दैट दीज वर द डेड सेल्स, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब लोगों ने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये एक सेल है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उसके बाद में और स्टडी हुई और चीजें हुई तो पता चला कि नहीं ये सिर्फ खाली सेल नहीं है, एक एक डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर और है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये होगा कि नहीं खाली न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर जो है वो डीएनए भी है, सॉरी इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी हैं और उनको क्रोमोसोम्स नाम दिया गया। क्रोमोसोम्स की whenever we are talking about the chromosomes, chromosome actually the chroma means color and soma means body. So colored body they can be appeared with the help of a certain uh, uh, you can say that certain stains वो ले रहा है, इसलिए उसको क्रोमोसोम्स कहा गया। फिर क्रोमोसोम्स पे स्टडी हुई तो पता चला कि नहीं अभी जो है वो खाली क्रोमोसोम्स नहीं है, ये डीएनए है जिसकी लेंथ कई मीटर्स में भी हो सकती है। और उस जो जो मीटर में है क्या कहते हैं इसकी लेंथ, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होके ये क्रोमोसोम की शक्ल ले लेती है। तो still we don't know what the things can become। अभी ये तो हम बहुत छोटी छोटी सी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। अभी डीएनए के बाद में किस तरीके से जो है ये चेंज करता है, अभी तो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जाएंगे। देन हमने कहा अभी इसमें न्यूक्लियोलस भी है, एक और डार्क बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने रिवाइज करवाई है, ये दिस थिंग्स ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प यू पीपल के जितना इजी सब चीज नेचर दिखती है उतना जो है वो इजी है नहीं। It's a very complicated structure, but instead of that complicated structure, everything is well planned। एक एक चीज बिल्कुल वेल प्लान्ड है। अगर एक पार्ट कहीं डिस्टर्ब होगा तो देन द होल प्रोसेस इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब और उसका असर दूसरी तरफ भी होगा। जरा सी कोई चीज आपने चेंज की, ऑल्ट्रेशन किया, आप बहुत ज्यादा एग्जाम्पल सुनते होंगे बीटी कॉटन का जो है, बीटी कॉटन बना दिया, उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकता, इंसेक्ट अटैक करता है तो जो है उसके गट जो है जो उसका गला है वो पूरा
चोक हो जाता है एंड द इंसेक्ट डाई, अगर वो उसके ऊपर फीड करता है। तो पता चला कि नहीं, उसमें जो है एक जीन जो है वो डाल दिया है। जीन क्या है? जीन सिंपली एक सीक्वेंस है डीएनए का, और वो उसमें उन्होंने डाल दिया है कि दिस इज आउटलाइन। ये कोई मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एक आउटलाइन के तौर पे बता रहा हूँ। वो आपने कहा कि नहीं वो जीन था और उसमें एक जीन डाल दिया उन्होंने, उसके जो एक्चुअल डीएनए था उसमें एक चीज और ऐड कर दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि उसका इफेक्ट ये आया कि उसके ऊपर अगर कोई भी इंसेक्ट फीड करेगा तो उससे वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट मर जाएगा, उसका गट चोक हो जाएगा और वो मर जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपने उसके एडवर्स इफेक्ट भी देखे हों, एडवर्स इफेक्ट भी आपको शायद बताए गए हों, तो उसमें सिंपली फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट तो आया कि जो गॉल साइज था, जो जिसमें से रुई निकलती है, उसका साइज ही रिड्यूस हो गया। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अनदर थिंग इज दैट whatsoever the flora and fauna, especially the fauna, जो उसके रूट के आसपास जो fauna रहता था, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स जो रहते थे, जो कि उसको हेल्प कर रहे थे इन वन एंड अनदर वे, तो वो एक पर्टिकुलर दायरे में वो खत्म हो गए वहां से, ड्यू टू मे बी सर्टेन काइंड ऑफ टॉक्सिन्स व्हिच इज रिलीजिंग। तो ये जो नेचर है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस। इसीलिए बार बार कहते हैं कि whatsoever the natural resources we are present, use all these resources in a sustainable manner। इतना नहीं हो कि नेचर का इफेक्ट हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट आने लगे, इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और डेफिनेटली पॉपुलेशन राइज कर रही है, सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद जो अनप्रेसिडेंटेड जो नेचुरल वेल्थ है उसका यूज हो रहा है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट उसका मिसयूज हो रहा है, नॉट यूज। वो बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खराब चीज है। एंड उसके एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। आप लोग अभी भी खुद बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, चाहे वो फ्लड के फॉर्म में हो, चाहे डिफरेंट बीमारियों के फॉर्म में हो, चाहे वो जो है आप कोई कोई भी चीज हो सकती है, उसका एडवर्स इफेक्ट आपको दिख सकता है। तो now I can leave that particular topic, only the included ये जो दो तीन बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो इसलिए शेयर की हैं कि आप लोग एक वो तबका हो जो आगे चल के वो पता नहीं कौन सी ब्रांच में जाएगा, किस लाइन में जाएगा, वेदर यू विल बी मे बी कि आप में से कुछ लोग जो है स्टिल सम ऑफ यू बिकम अ डॉक्टर, और हो सकता है कि वो कुछ जो है मास कम्युनिकेशन में चले जाएं, तो कुछ एमबीए कर लें, तो कुछ और कर लें, या कुछ पीएचडी कर लें, साइंटिस्ट बन जाएं। बट जो एक कॉमन चीज है वो सब जगह रहेगी। सब जगह मीन्स कि आपकी सोच जो है वो बिल्कुल हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अरे ठीक है, हमारे पास अगर इतना पैसा है तो हम अगर डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, या हम कोई चीज उसमें वो कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर। वरना आप में और एक आदमी, एक आम आदमी जो है वो गंदगी जो भी कर रहा है, या फिर जो चीज नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें क्या फर्क रह जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली, मतलब आप लोगों ने खुद से ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी गंदगी पढ़ा लिखा आदमी या फिर पैसे वाला आदमी करता है, उतना बेचारा गरीब तो किसी भी लेवल पे नहीं करता है, किसी भी लेवल पे नहीं करता है। और किसान तो बिल्कुल ही नहीं करता है। आप खुद जाके अगर देखेंगे कि जो भी रिक्रिएशन की जगहें हैं, चाहे वो डिफरेंट बीचेस हैं, चाहे वो आप पहाड़ों पे चले जाएं, या और भी कहीं, मतलब जो भी नेचुरल ब्यूटी है या जहाँ भी चीजें हैं, वहाँ अगर आप चले जाएं, तो वहां पर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, वहां नॉर्मल आदमी नहीं जा पा रहा है, उसके पास बेचारे के पास इतना पैसा ही नहीं है, वो कहाँ घूमने जाता फिरे। तो जो पैसे वाला है या फिर जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है अच्छा खासा, तो उसके पास पैसा भी है, तो पता चला कि जो जितनी चीजें वहां पर वो वाटर बॉडीज में फेंक रहा है, कि पता चला कुछ भी खाया है तो उसके रैपर्स हैं, ये है वो प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में नहीं फेंकेगा, वो ऐसे ही फेंकेगा। और खास तौर से कम पढ़ा लिखा है और पैसा बहुत है, तो वो तो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल ही हो जाता है। आई एम सॉरी, प्लीज,
मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी बट दिस इज अ बिटर ट्रूथ। सो ये बिल्कुल मत सोचें कि भाई मैं, दुनिया तो ऐसा कर रही है तो हम क्यों नहीं करें, हाँ हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जब सभी कर रहे हैं हमारे एक करने से क्या होगा। डेफिनेटली एट द सेम टाइम तो कुछ नहीं होगा, बट एक सर्टेन वक्त के बाद जब हो सकता है आपको देखें लोग, तो हो सकता है कि कुछ चीजें चेंज हों। आप एक बहुत बड़ा तबका हो, एक 80 स्टूडेंट्स का एक बैच है, दूसरा भी आने आता है, हर साल आते हैं, अगर इस तरीके से निकलते रहेंगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस सोसाइटी में आए। एंड these changes, they must be seen. Everyone can see all these things, the effect of all these things in the near future. जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो आपको बिल्कुल खुद से दिखेंगे, चेंजेस भी दिखेंगे। Anyways, I can stop here all these the different topics or the environment topics. Now we can come to our main topic, and that is the nucleus and the ultrastructure of the nucleus. Nucleus जैसा हमें दिखता है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि एक डार्क कलर का एक डार्क बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, बस उतना न्यूक्लियस है। There are number of things which we are present in the nucleus. That's why the name, the additional word, the ultra, it's not a nucleus structure, the ultra structure of the nucleus is included. So, what are the different things that we will discuss? Uh, इतना easy नहीं है, मैंने कहा कि बहुत complicated structure है. It is composed of the 5 different components. These are called as the nuclear membrane, the nuclear lemma, and karyotheca. तो जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन थी, उसी तरीके से सेम फैशन में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। न्यूक्लियोलेमा कहते हैं उसको, या फिर कैरियोथिका कहते हैं। Another thing which is also included, that is called as the nuclear sap, जो liquid part है आपके न्यूक्लियस के अंदर, उसको कहते हैं न्यूक्लियर सैप। द न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज देयर एंड कैरियोलिम्फ व्हिच इज देयर। सो या तो उसको न्यूक्लियर सैप कहें, न्यूक्लियोप्लाज्म कहें, या फिर कैरियोलिम्फ। सिमिलरली द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियोलेमा एंड द कैरियोथिका। Then the third one is the chromatin fiber or the chromatin network. ये आपके न्यूक्लियस में मौजूद है, जिसको आप कहें कि वो ऑर्गेनाइज होके वो क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है। लेकिन जब तक वो क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है, तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुकी होती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दैट इन न्यूक्लियस ओनली द क्रोमेटिन फाइबर और द क्रोमेटिन नेटवर्क इज प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए ये इसमें यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन नेटवर्क यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज किया है कि जब वो क्रोमोसोम नहीं यूज किया, क्योंकि क्रोमोसोम बन जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट निकल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाती है। Then the nucleolus, one of the most important characteristics in nucleus, the nucleolus it is there, and the endosomes. So these are the 5 different components of the nucleus when we are discussing about the ultrastructure of the nucleus. Now now we can discuss one by one. Nuclear membrane, it is a nuclear envelope जो cover है, separates nucleoplasm from the cytoplasm. So whatsoever the liquid material is present in the nucleus, this is called the nucleoplasm. और उसके बाहर जो भी सेल में मौजूद है, up to the cell membrane, उसको आप कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करती है ये मेम्ब्रेन। देन इट इज कंपोज ऑफ द 2 यूनिट मेम्ब्रेन। ये 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। आपकी जो सेलुलर मेम्ब्रेन थी, वो सिंगल लेयर थी। सिंगल लेयर्स मींस के उसमें एक ही लेयर थी, आपका फॉस्फोबाइलिपिड लेयर थी। ओके, यहाँ पर 2 यूनिट है मेम्ब्रेन की। ये आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोकैरियोथिका। तो अगेन रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल दोनों सेम है। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन की 2 लेयर,
सिमिलरली तो आउटर लेयर को कहेंगे एक्सोकैरियोथिका एंड द इनर वन को कहेंगे एंडोकैरियोथिका. Each membrane which is about 75 to 90 angstrom thick. दोनों जो है मेम्ब्रेन, दोनों मतलब कंप्लीट नहीं, एक एक मेम्ब्रेन, क्योंकि दो दो लेयर हैं अलग अलग, वो 75 से लेके 90 एंगस्ट्रॉम तक थिक होती हैं. दे दिस इज द रेंज on the basis of the different cells and different organisms. के बेसिस पे ये इस तरह की होती है कि 75 से 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है. And both separated by the intervening spaces known as the perinuclear space. ये दो जो लेयर हैं, इनके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं perinuclear space. It may about 100 to 150 angstrom. तो जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो आपका 100 to 150 एंगस्ट्रॉम होगा. तो अगर इसको 75 भी कंसीडर करें तो 150 तो इसका हो गया और 100 पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गया. तो 250 के करीब एंगस्ट्रॉम के करीब ये थिक होती है. So according to the D. Robertis, and he proposes that about 100 to 150 angstrom thick perinuclear space is there. Then in Cohen in 1970, another worker maybe that may be on the basis of the different species. उन्होंने कहा कि ये 100 से 300 के बीच में एंगस्ट्रॉम इसके अंदर हो सकती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और ब्रूक ने भी 1970 में ही दिया था और उन्होंने भी अबाउट 400 to 700. तीनों ने अलग अलग ऑब्जर्व किया. मे बी दे हैव वर्कड ऑन द डिफरेंट kind of cells and different kind of species. But the major thing is that it may the perinuclear space may be 100 to 70 angstrom thick. This is the structure which you can find in different books or in different even on the internet. You can find like that this is the nucleus, and in the nucleus if you see one layer is inside and outer layer it is also there. तो outer ये वाली जो है ये outer layer है और ये वाली जो है वो inner layer है और इसके बीच में जो स्पेस दिख रही है these are called as the perinuclear space. अभी हम जिसकी बात कर रहे थे तो दो लेयर हैं आपके जो सेलुलर मेम्ब्रेन में थी वहाँ एक ही लेयर थी, वहां पर दो लेयर नहीं थी. यहाँ पर दो अलग अलग लेयर. अभी हम दूसरी स्लाइड में भी और देखेंगे. ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये आपको जो दिख रहा है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द क्रोमैटिन फाइबर. दिस डार्क स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस and certain kind of flower like structure, I can say that in some bases, in some books it is dot like structures there. So these dots are the ribosomes, these are the nuclear poles, and these nuclear poles जो इतने easy दिख रहे हैं, इतने simple दिख रहे हैं, these are not that much simple. ये दो आउटर और इनर और पेरीन्यूक्लियर स्पेस ये तीनों मिला के न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं. एंड द आउटर वन जो है, जो आउटर लेयर है, दिस वन इज द आउटर लेयर, ये एक्सटेंड हो जाती है और एक्सटेंड होके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है. एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कंसिस्ट ribosomes, and this is called as the rough endoplasmic reticulum that you have also studied at your class 2 level. ये अनदर डायग्राम है थोड़ा सा और समझने के लिए कि एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है इनसाइड. इसके बीच में ये जो थिक स्पेस है, इस स्पेस को कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस. द न्यूक्लियोलस है, द क्रोमैटिन यहाँ पर है आपके, और ये जो पोर्स हैं दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स. एंड सॉरी, और पोर किसके ऊपर है? ये न्यूक्लियर एनवलप है.
Nuclear envelope, which is composed of the outer membrane, inner membrane, and the perinuclear space. Then outer is comparatively thicker. Outer जो layer है वो थोड़ी सी thick है. It is rough due to the presence of the ribosomes on its surface. ये आपको अभी मैंने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से अटैच है वहाँ पर जो है different kind of dot-like structures were present, and these dot-like structures they were called as the ribosomes. Inner जो है वो smooth है, जो हम अभी देख रहे थे. इनर वाली जो है वो स्मूथ है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो आउटर रफ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स एंड द न्यूक्लियर पोर्स, एंड इनर जो है वो स्मूथ है. देन इनर आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमेटिन नेटवर्क. आउटर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई है और इनर जो है वो आपके क्रोमेटिन नेटवर्क से अटैच है. Nuclear membrane followed by the supported membrane of the uniform thickness known as fibrous lamina. This is about 300 angstrom thick. तो जो थिकनेस है आपके इनर हो या आउटर मेम्ब्रेन हो, उससे ज्यादा थिक एक और सपोर्टिंग लेयर है अंदर की साइड में. दैट मीन्स द न्यूक्लियोलस की साइड में, उसको कहते हैं फाइब्रस लैमिना. ये अगर आप छोटा सा पार्ट समझ लें तो ये वाली आउटर लेयर है, सॉरी, दिस वन इज द आउटर लेयर एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन. ये आउटर है, ये इनर है, और ये जो दो डार्क स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये डार्क स्ट्रक्चर, दीज आर द पेरिन्यूक्लियर स्पेस. डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द राइबोसोम्स. ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है. इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. So that's why it is called as the nuclear pore complex. और अंदर की साइड में यहाँ पर ये बहुत क्लियर दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा पर्पल कलर की एक लेयर है ये यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर लैमिना और द पेरी सॉरी some other term was also there. This is again another diagram just to understand, that is also very much important. If we consider this particular this particular nucleus, this the nucleolus which is here, the whatsoever the yellowish color part, this is called as the nucleoplasm. Whatsoever the liquid material is there, the ribosomes were present, the nuclear pores were present, and the chromatin network is also present. And in this one, the outer membrane is present, the inner membrane is present. अगर हम बहुत छोटा सा पार्ट इसका दे लें, बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो if we enlarge it, then it can be seen like that. ये न्यूक्लियोप्लाज्म होगा. न्यूक्लियोप्लाज्म मींस इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियोलस, अंदर की साइड में होगा. ये इनर मेम्ब्रेन है जिसमें फॉस्फो बाइलिपिड लेयर्स हैं. ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी है, और इसके बीच में जो जगह बची है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, एंड दिस इज फेसिंग टुवर्ड द साइटोप्लाज्म. तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इतना इजी स्ट्रक्चर नहीं है. इट्स नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. और उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. क्यों है वो? बिकॉज यू हैव सीन द थिंग्स कि कैसे मैसेंजर आरएनए बनते हैं, या बहुत सारी चीज अदर एंजाइम्स हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो बनने के बाद वो बाहर आती हैं न्यूक्लियर पोर से. न्यूक्लियर पोर से जब बाहर आएंगी तो वहां पर डिफरेंट अदर फंक्शंस भी होते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स बन रही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये सब आप चीजें पढ़ चुके हैं. और आगे जब डिफरेंट अदर ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे.
तो एक तो ये हुआ कि जो जो प्रोटीन बनेंगी उनके लिए मैसेंजर आरएनए वहां से आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो इनसाइड न्यूक्लियस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमेटिन नेटवर्क। बहुत बड़ी चीज अंदर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सारी कहानी चल रही है, और वही पूरे सेल की कहानी को बनाए हुए है। तो उसी हिसाब से प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द टू प्रोटेक्टिव लेयर इट इज देयर, द इनर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन। और इन ये दोनों मेम्ब्रेन को बैलेंस रखने के लिए पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी है। जाहिर सी बात है, जो आपने उसमें पढ़ा था, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो हम पढ़ रहे थे कि एक्टिव मूवमेंट होता है फॉस्फोलिपिड्स का। तो इस मूवमेंट की वजह से जब दो लेयर रहेंगी तो मे बी के वो दोनों आपस में टकराएं या और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो नेचर ने क्या किया कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और अच्छा खासा पेरीन्यूक्लियर स्पेस दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ट्रैफिकिंग होगी सेल्स में से कुछ चीजें अंदर आएंगी, कुछ चीजें बाहर जाएंगी, कुछ चीजें और होंगी, और ऊपर से एक प्रोटेक्शन भी है उसके लिए, आपके क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम्स के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया दो मेम्ब्रेन्स के अंदर। सेल को नहीं किया गया, सेल को तो एक ही मेम्ब्रेन में। Then another thing which can be included, that is the nuclear sap, which is a transparent, semi-solid, granular, and homogeneous mixture. Is containing many particles and network of the proteinaceous material and enzyme activity. So all these things, these enzyme and the proteinaceous material that is present in the uh, nuclear sap. It may help in the spindle apparatus in some plants. Some evidence shows the nucleus contains the RNA, DNA, proteins, histone and non-histone lipids, organic and inorganic phosphorus compounds, and mostly the salts. So all these things they were present in the nuclear sac. Then come to the nucleolus. It's a oval-shaped, dense, round body embedded in matrix of the nucleus. So whatsoever the matrix is present in the nucleus, again a very dark body or a very dense body. You can say that it is present in the matrix of the nucleus, and and mostly its shape is oval in nature. It is an acidophilic body, acid-loving body is there. Then no own membrane, इसकी कोई अपनी own membrane नहीं है. More dense than surrounding nucleoplasm, therefore distinctly visible. जो सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके मुकाबले में काफी डेंस होता है, इसलिए ये बिल्कुल अलग से दिखेगा, बट इसकी अपनी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि अभी कोई मेम्ब्रेन हमसे डिस्कवर नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले सालों में इस पे भी ये आ जाए स्टडी कि नहीं इसकी भी होती है, क्योंकि जो आप सेल की स्टडी अब तक देखते चले आए हैं किस स्ट्रक्चर से लेके और हम कहाँ तक आ चुके हैं। Then size of the nucleolus related with the synthetic activity. स्मॉल साइज का अगर होगा न्यूक्लियोलस तो कम एक्टिविटी होगी, लार्ज साइज का होगा तो ज्यादा एक्टिविटी होगी। तो अब आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई सेल की में एक्टिविटी बहुत तेज हो रही है, या फिर कोई ऐसी जगह सेल्स मौजूद हैं जहाँ पर एक्टिविटी बहुत होती है, या फिर बहुत ज्यादा डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा सेल्स काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर लार्ज जो है साइज का न्यूक्लियोलस होगा, जहाँ पर सेल्स छोटे हैं, जहाँ पर कम काम हो रहे हैं, या फिर बस बहुत ऑलमोस्ट ऐसे फ्री है वो सेल, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि उसका साइज जो है वो छोटा ही होगा। This is the structure of the nucleolus, sorry, which is proposed by the different workers, and it is found that perinuclear material it is there that shows that bounds the some dense structure.
Then the matrix which is there, that is called as the pars morpha, and the granular portion it is there. This is called as the ribosomal precursors. Some grains, the dot-like structures were present. These are called as these are the ribosomal precursors, help in the production of the ribosomes. Then fibrillar portion, it is there. Some kind of fibers were present. RNA fibrils were present, and the intranucleolar chromatin is present. So some certain kind of chromatin we are also seen, that is called as the intranucleolar chromatin. The number of the nucleoli depends on the number of the chromosomes and species. Then there may be one nucleolus in many plants and animals for each haploid set of chromosomes. There may be two or more than two nucleoli. It is a cellular site for ribosomal synthesis. During the cell division, it should disappear during the prophase and reappear during the stator cells. Morphologically, two components defined in the nucleolus, that is the pars amorpha. It may first disappear and reappear at the end of the division. And the nucleolemma, it remains persistent throughout the cell cycle. So now we can come to the endosomes. This is the smaller chromatin body present in the nucleoplasm of the nucleus. Sorry, they are like a nucleolus but smaller in size, showing the changeable structure. This is all about the ultrastructure of the nucleus. Now, the other topic is nuclear pore. So I can stop here on Tuesday. I will try to finish the nuclear pore and maybe some other topics also if find the time. I also request you please join the class on the time, because most of the time about 5 to 10 minutes wasted in each and every class, because the people are joining, and I don't want to start my class before the joining of the students. So again, I am requesting you to people, please be careful. Your exams are coming near day by day, and prepare yourself very well. एटलीस्ट जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली योर एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन ऑनलाइन मोड पे होगा, और हो सकता है कि वो टेलीफोनिक व्हाट्सएप कॉल से हो. But you must be clear about that. Whatsoever the syllabus is present, इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए. तो जो भी चीज़ है उनको, जो भी मटेरियल आपके पास है, कोई बुक है, अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है इस टाइम में, और आप जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मार्केट नहीं खुल रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप अपनी 12th क्लास की ही बुक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास नहीं मिल रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल दे वेयर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट मटेरियल. इंटरनेट का जो मटेरियल दे रखा है वो कौन अपलोड कर रहा है, क्या अपलोड कर रहा है, इसका बहुत फर्क पड़ता है. कहीं पर जो है ना, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी जो है वो मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं भटका देती हैं. तो उससे अच्छा है कि आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ही होगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बस हाई फाई आप बुक पढ़िए. बट जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी बुक्स जो इंटरनेशनल राइटर्स की हैं, जो आपके इंक्लूड भी की गई हैं आपके सिलेबस में, वही पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा. बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल, या क्योंकि लाइब्रेरी भी फैसिलिटी नहीं है, आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो मुश्किल होगा ये सारी चीज़ें. इंटरनेट पे कम डिपेंडेंट हुई है, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास बट ऑल्सो फॉर द अदर क्लास, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल में बहुत डिफरेंसेस हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर गलत राह में ले जा सकते हैं आपको. एनीवेज,
So thank you very much, and by tomorrow or by Sunday, I will send the study material and also the notice for the submission of assignment. Also, I request you to you people, please, you can inform your colleagues also regarding the classes, because we have to take care of all the things during the evolution of your assignments. These are the guidelines which were given to us. तो जो लोग बिल्कुल ही नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल ही शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, sometimes they may face certain kind of things. तो प्लीज आप, हो सकता है आपके पास दूसरा भी ग्रुप हो या कोई दूसरा इंटरेक्शन का आपके पास जरिया हो, तो आप सबको ये इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए कि ये इस तरीके से बिल्कुल गायब होना, बिकॉज मोर देन 80 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में। कभी भी आते हैं तो मैक्सिमम शायद एक बार आए हैं, मे बी इन द फर्स्ट क्लास अबाउट 35 और 36 स्टूडेंट। आफ्टर दैट वही 28, 29, 30, 28, 29, 30, और अभी भी जो है बहुत कम है, 17-18 स्टूडेंट्स होंगे। सो दिस इज नॉट गुड। एग्जाम में फिर किसी भी तरीके का आपके साथ में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, क्योंकि जब आप सीरियस ही नहीं हो, जब आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो, आपने सोच रहे हो कि बस हो तो जाएगी, तो आप अपने जो भी कलीग्स हैं, जिस जिस वजह से भी हैं, जो है जिस जिस भी आपके पास जो भी जरिया हो जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनको कांटेक्ट करिए और उनसे कहिए क्लास में मौजूद है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे वी विल डिस्कस वन न्यू टॉपिक।